मैं आलोक जी के पास चलता हूं, फिर रत्नाकर भाई आपके पास आता हूं। आलोक जी, बीबीसी की बड़ी चर्चा हो रही है, लोगों से कहा जा रहा है इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड है, और ठीक बात है। बीबीसी के प्रति अतिरिक्त स्नेह एक वर्ग में जागृत हो गया अचानक से। खैर ठीक है, अच्छी बात है। मेरे मन में एक बड़ा छोटा सा सवाल आया, क्या वही रखता हूं। अमेरिका के 3 राष्ट्राध्यक्ष, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और क्लिंटन साहब, ठीक, इन 3 के कार्यकाल में, केवल बाकी पुराना छोड़ दो, केवल इन 3 के कार्यकाल में अमेरिका ने 9 राष्ट्रों पर सशस्त्र हमला किया, आर्म्ड अटैक, ठीक, मिलिट्री अटैक, ठीक, हजारों लोग मारे गए, लाखों निर्वासित हो गए, अस्त व्यस्त हो गए देश। क्या बीबीसी ने कभी उन पर कोई एक छोटी सी चुटपुटिया टाइप की भी रील नहीं बनाई? नहीं, कभी बनाना चाहिए था ना, और अमेरिका में जाके वहां चलाना चाहिए था, न्यूयॉर्क के स्क्वायर पे। क्या कहना चाहिए था भाई, देखिए हम तो खरी पत्रकारिता करते, लेकिन बनाया नहीं। पूछते ना अमेरिका से कि दुनिया भर में आपने अफरा तफरी क्यों मचा दी? पांडे जी, ये 22 साल बाद भारत में जब परिस्थितियां, वो G20 भी एक इशू है, लोकसभा का चुनाव एक इशू है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं इस वक्त, उसी वक्त ये अचानक से डॉक्यूमेंट्री आती है, और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री आना एक चीज है, उसके पीछे एक खास सियासी बवंडर चलने लगता है, तब तो उसका एक मैसेज समझना पड़ेगा। आलोक पांडे जी, अमिताभ सर, इसको बस एक शब्द से समझ में आ जाएगा हमारे दर्शकों को, वो है चयनात्मक राजनीति, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। वो इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है। जो आपने अमेरिका की उदाहरण दी है, ये भी चयनात्मक राजनीति है बीबीसी की, और भारत के अंदर भी चयनात्मक राजनीति है सर। वो राजनीति सेकुलर, सेलेक्टिव, पंथ निरपेक्ष है लेकिन सेलेक्टिव है। अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की आजादी, वो भी सेलेक्टिव है, राजनीति सेलेक्टिव है, नेता मतलब सेलेक्टिव इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने विचारों पर स्थिर नहीं रहता। तो ये सेलेक्टिव शब्द है, ये धरती इससे पीड़ित है, वो अपने फायदे के अनुसार काम करेगा। एक दूसरी बात मैं बताता हूं, जिस बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर के ये लोग इतना है तो वह पूरा मचा रहा है एक वर्ग भारत का, उस बीबीसी के जो राष्ट्र के प्रमुख है प्रधानमंत्री सुनक जी, उन्होंने इस बात को, बीबीसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है ये भारत की जनता का, भारत की पुलिस का और भारत की जुडिशरी का अपमान है। यानी जिस बीबीसी की, जिस देश में एग्जिस्ट करती है, वहां का एग्जीक्यूटिव हेड उसको इनकार कर रहा है। तो भाई उस बीबीसी से कितना प्रेम है, इतना भरोसा काहे कर रहे हैं जब उस देश का प्राइम मिनिस्टर भरोसा नहीं कर रहा है। तो एक बात सर और जोड़ दूं, कश्मीर फाइल्स पर ये लोग इतना बवाल मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कश्मीर फाइल आ जाएगी तो इस देश में बड़ा बवाल मच जाएगा। कश्मीर फाइल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनऑथेंटिक था। गुजरात में जो दंगे हुए उसमें बड़ी बात होती है, लेकिन सर गोधरा पर कितने पर चर्चाएं हुई इस देश में? जो कार सेवकों को, शायद 79 कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया था, उस पर ये लोग कभी पर चर्चा किए हैं, कभी ट्वीट किए हैं? तो देश जानता है, और ये लोग जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये 2024 में हारने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीत सकते थे तो हार जाएंगे। ठीक बात। रत्नाकर भाई, एक मसला खड़ा होता है सामान्य समझ वाले व्यक्ति के सामने भी कि भाई जिस रिपोर्ट को, जिस संस्था की जिस रिपोर्ट को आज भारत में जिसके पीछे एक राजनीतिक वर्ग समर्थन में खड़ा है, उसको उस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया, और 3 बिंदुओं पर खारिज किया। कहा यह भारत की संप्रभुता का अपमान है, वहां की जांच व्यवस्था का अपमान है, वहां की पुलिसिंग का अपमान है, वहां के कायदा कानून का अपमान है, वहां के जुडिशरी का अपमान है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ठीक है।
और हमसे कहा जा रहा है कि ना हमको इसको कॉलेज कॉलेज लगाना है, चौराहे चौराहे लगाना है, और महुआ मोहित्रा कह रही है कि हम भागी, हम तो भागी हैं। तो बगावत के पीछे तर्क भी तो देना होगा ना, नहीं रत्नाकर सिंह जी? जी 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 अमिताभ जी, देखिए मैंने आपकी बात सुनी जी, और मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ठीक है, विदेशों में उसको दिखाया जा रहा है, भारत में उस पर बैन लगा दिया जा रहा है, और जो भारत की छवि है कहीं ना कहीं दूसरे देशों में इस तरह की मूवी जो है दिखाकर खराब की जा रही है। अब मैं गुजारिश करूंगा सूर्या भाई से कि मैं जब भी बोलूं तो कृपया करके, हाँ नहीं केवल आप बोलेंगे, केवल इस तरह की चीजें नहीं करें, ठीक है? नहीं तो डिबेट में क्या है, बहुत बार हमसे इनसे बहुत गहन चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं दरख्वास्त नहीं भैया सूर्य प्रकाश देखिए, हाँ जी 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 आप बोलिए, आप बोलिए जी। देखिए अमिताभ जी, देखिए मैं ये कहना ये चाहूंगा सबसे पहले कि आखिर में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इस डॉक्यूमेंट्री से सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है? ये कोई डॉक्यूमेंट्री ही तो है, ये भारत देश की जनता जिसको अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या देख उसके पास अवेलेबल है, क्या चीज देखना है उसके पास जो है वो देख सकता है, कर सकता है। तो आखिर में इस तरह का बैन उस पर क्यों लगाया जा रहा है? और ये डॉक्यूमेंट्री और सुनिए सुनिए सुन लीजिए और सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है कि भारत की जनता बहुत समझदार है। अगर आप कोई प्रोपेगेंडा के तहत द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक की तरह की मूवी लगा सकते हैं जिसमें मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी छवि खराब हुई? बिल्कुल उनकी छवि खराब नहीं हुई। और ये डॉक्यूमेंट्री अगर लोग देखते हैं तो क्या दिक्कत है? लोगों को तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं एक चीज साफ तौर से कहना चाहूंगा, बीबीसी के अथॉरिटी ने कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो गहन जांच के बाद और तथ्यों को परखने के बाद और विदेश मंत्रालय से जो तथ्य मिला है उस तथ्य को हासिल करने के बाद ये रत्नाकर भाई एक मिनट वो दिखाई गई है। और सुन लीजिए अमिताभ जी, जी जी पूरी बात बोलिए भैया, बोलिए जी। और मेरा कहना ये है कि गुजरात का चुनाव अभी हुआ है ना, चंद महीने हुए अभी गुजरात के चुनाव हुए, उसमें अगर कहा जा रहा है कि अमित शाह द्वारा कि हमने 2002 में ऐसा सबक सिखाया कि आज तक गुजरात में शांति है, तो वो क्या सबक है वो इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में है। एक रिपोर्टर, उसका क्लिप मैं देखा हूं, एक रिपोर्टर वहां पे जब दंगे हो रहे हैं, लोग जो है दंगाई जो है लोगों के घरों को लूट रहे हैं, लोगों की दुकानों को लूट रहे हैं, पुलिस का जत्था खड़ा है वहां पर और रिपोर्टर जाकर पूछती है वहां पे कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पुलिस वाला क्या कहता है मालूम है? हमको कार्रवाई करने के लिए मना किया गया है। तो ये सच्चाई है। ठीक रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अभी आप एक ना आप रुकना होगा दोबारा में, अभी अब रुकना होगा दोबारा में। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न उठाना कि भाई आखिर क्यों डर है, मैथिल जी अभी नहीं आएंगे। मथाई की किताब भारत ने क्यों बैन की थी? क्यों बैन की थी? देश को जानने का हक नहीं था कि जवाहरलाल जी का जो पीए रहा इतने वर्षों तक, उसने जो अपने अनुभव लिखे वो देश जाने, क्यों बैन हुई? जवाहरलाल जी नहीं अभी नहीं आएंगे ना, जब बाद में अवसर दे तब तो नोट करते रहिए, तब उत्तर दीजिएगा, ऐसे नहीं। लेडी माउंटबेटन और पंडित जी के बीच के खतों किताबत को मांगा गया, नहीं दिया गया ना, कहा इससे छवि प्रभावित होगी इसलिए नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सरकारी दस्तावेजों की मांग आज से नहीं दशकों से हो रही है और हर बार यही जवाब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीतियों पर असर पड़ेगा, इसलिए दस्तावेज नहीं सार्वजनिक कर सकते। क्यों भैया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने का हक नहीं देश को? ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये तरीका ठीक नहीं। पूरा पारदर्शी करो ना यार, मैं तो कह रहा हूं पूरा पारदर्शी करो, ये आधा आधा नहीं चलेगा। गुजरात भी दिखाओ, कश्मीर भी दिखाओ और यहां से लेकर सोमनाथ तक की सारी कथा दिखाओ, सबको पता होना चाहिए देश में क्या हुआ। आइए, ये नहीं चलेगा कि नहीं इतना वाला दिखाएंगे, इतना वाला रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, ये नहीं चलेगा। गुलाटी साहब,
कोई सरकार, अरे भैया कोई सरकार ऐसी नहीं रही 35 साल के मेरे जर्नलिस्टिक करियर में जिसने कुछ ना कुछ चीजें प्रतिबंधित नहीं की हो। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास प्रतिबंधित हो गया, उनका रशीदी का हो गया सैटेनिक वर्सेस। क्यों भाई, देश को जानने का हक नहीं है? गुलाटी साहब, कानून तो बराबर होना चाहिए ना। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जी, अगर आपकी परमिशन हो जी। जैसे मेरे भाई रत्नाकर जी कह रहे हैं कि देश को जानने का हक है, बीबीसी के ये है डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी ने ये किया है, तो मैं इनसे एक सवाल है छोटा सा, क्या हमारी देश बीबीसी से चलती है? क्या हमारा देश, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उससे पहले नानावती मेहता कमीशन गया, उसके ऊपर हमें रिलाई करना है कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो पता नहीं कैसे सीक्रेट हो गया, कहां से सीक्रेट बन गया, उसके ऊपर हमारा देश चलेगा? जी, अल्टीमेटली वी आर बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका है जिसके कारण हमारा देश चलता है। ये सब टाइमिंग, दो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखता, बट इस समय ये लाना, दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द सेड स्टूडेंट लीडर टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द कंट्री, और ये गलत है। एंड आई शुड रिक्वेस्ट कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए। और जैसे आप कह रहे थे कि ये अगर इनको लगता है कि वो इंटरनेट बैन हो रहा है या डॉक्यूमेंट्री बंद हो रही है, they should go and challenge the said thing in the courts. ये देश में जाके लड़ाई करना है, कैंपस में झगड़े करना, स्टोन पेल्टिंग करना, घिराव करना, it's not appreciated. और हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करे। जी बिल्कुल ठीक बात है। देवनाथ जी, क्या ये बेहतर विकल्प नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को नॉक किया जाता और कहा जाता कि केंद्र सरकार ने जिन कानूनों को हवाला देके इस डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किया है वो कानून इसमें एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट डिसीजन दे देता? नहीं तो ये सड़क पर झंझट नहीं होता, ज्यादा बेहतर रास्ता होता। जी, बहुत सारे सवाल आ गया, भाजपा के एक समर्थक ने कुछ कह दिया, मैं उसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ, आपका सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, आपका जो स्टाइल है बोलने का, मैंने वाजपेयी जी का भाषण बहुत सुना, आमने सामने सुना, और कलकत्ता में आया था, दिल्ली में मैंने देखा 96 से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप जो वाजपेयी जी का स्टाइल जो बीच बीच में ले रहे हैं, बहुत मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बात भाजपा के नेता ने जो कहा, मैं उसको पहले आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, एक सरकार गिराने के लिए, एक स्टेट का सरकार गिराने के लिए एक एमएलए को 200 करोड़ रुपया, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र से 40-50 एमएलए आसाम में आए, हर दिन 10 लाख 20 लाख करके खर्चा, झारखंड में, बिहार में सरकार गिराने के पैसा, दिल्ली पे सरकार गिराने के लिए एक एमएलए को 20 करोड़ रुपया। तुम मेक इन इंडिया नहीं बना पाए। मेक इन इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, सब तो बंद है। 5 पिलर सरकार आपने बताया था, वो भी 5 पिलर सरकार तो नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन के नाम पर सेमी बुलेट ट्रेन तुम दे रहे हो, और देश के 2014 से 2022 तक 5 लाख रुपए किसान पूरा देश में आत्महत्या किया। आपको पता है, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, 700 को लोग मर गए, पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया। मेक इन इंडिया तो नहीं हुआ। 2022 तक आज तक 15 लाख का पैसा नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ का नौकरी नहीं मिला। क्या किया पूरे देश के लिए? तुमने क्या किया? उजाला गैस तो कोई जितने लोगों को उजाला गैस का लाइन दिया, वो तो उजाला गैस तो नहीं ले रहा। आज गैस का दाम, रसोई गैस का दाम कितना है देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम कितना है, महंगाई कितना हो गया आप देखिए। तो ये जब जो आदमी पूरा देश को बर्बाद कर रहा, उसके खिलाफ कोई एक शब्द आ रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना दिया, तुम हर बात में विदेश मंत्री कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो तुम आंसर तो विदेश मंत्री जयशंकर कुछ आंसर दे दीजिए, बीबीसी के खिलाफ कुछ कह दीजिए। और ममता बनर्जी के बहुत तृणमूल के बारे में, अरे इनको तो जानना चाहिए कितने लोगों को मार दिया। 26,000 तृणमूल वर्कर्स को मार दिया था लेफ्ट ने 34 साल में, और बंगाल में 2021 में 21 लोगों को मार दिया टीएमसी का जगह को। बात बोलने से पहले एक बार पूरा जानकारी लेना चाहिए। एक छोटा मोटा भाजपा कर रहे हो तो जो भी हो आमने सामने आ गया तो कुछ बोल दोगे, मुंह में जो आ रहा है वो बोल दोगे, ये तो अच्छा नहीं है। तुम देश को बर्बाद किया। ठीक है।